Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine. अच्छा बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टेट्स ऑफ मैटर है, जो कि बहुत बेसिक चैप्टर है ओ लेवल्स का। और इंशाल्लाह आपको आज का लेक्चर बहुत ही फ़ायदेमंद नज़र आएगा और आपको बहुत ही अच्छे सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं समझ आएंगे और आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, पहले ये हमें कह रहा है, मैंने ना साथ साथ सिलेबस को भी साथ साथ पेस्ट किया है। और मेरी आप लोगों को भी यही एडवाइस है कि जब भी आप अपने ओ लेवल एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, चाहे वो मैथ हो, चाहे फिज़िक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आप हमेशा अपने सामने सिलेबस को रखें और फिर साथ साथ तैयारी करें। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे जो होते हैं वो किताबों में फजूल किस्म की चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, नोट्स में चीज़ें पढ़ रहे होते हैं जो कि सिलेबस का पार्ट नहीं होती। बट वो इसलिए पढ़ रहे होते हैं, वो कहते हैं कि सर जी ये नोट्स में लिखा हुआ था, किताब में लिखा था, मैंने पढ़ लिया। अब बेटा इससे आपकी एक तो एनर्जी भी ज़ाया होती है और टाइम भी ज़ाया होता है। इसलिए हमने सिर्फ वही काम करना है जिसका हमें फ़िलहाल फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो चलें शुरू करते हैं। पहला वो हमें कह रहा है, स्टेट द डिस्टिंग्विश प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए मैंने बेटा यहाँ पे कुछ लिखी हैं वो प्रॉपर्टीज जो कि आप पढ़ लो। पहला कह रहा है सॉलिड्स। सॉलिड्स जो होते हैं, दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। अच्छा बेटा, सॉलिड का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ। एक मिनट, ये देखो, ये होता है सॉलिड का स्ट्रक्चर। अब इनके जो पार्टिकल्स हैं ये काफ़ी टाइटली पैक्ड हैं, ये अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते। इसीलिए बेटा इनकी शेप फिक्स्ड रहती है और इनका वॉल्यूम भी फिक्स्ड रहता है। वॉल्यूम बस यही है कि आप इसको, मसलन मैं एक कंटेनर बनाता हूँ, इसके अंदर डाल देता हूँ, तो बेटा इसका वॉल्यूम सेम ही रहना है क्योंकि ये सॉलिड है, इसने चेंज नहीं होना, ये सेम ही रहेगा इसका वॉल्यूम। और शेप का आपको समझ आ गया होगा कि क्यों ये फिक्स्ड है। दूसरा, इनकम्प्रेसिबल। अब बेटा ये काफ़ी आसान है इसको समझना कि आप एक ईंट को पकड़ें और उसको अपने फिस्ट से ही ना उसको कंप्रेस करने की कोशिश करें, नहीं होगी। ठीक है। तो आई गेस ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा, काफ़ी आसान पॉइंट है। आगे है पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। ये भी आपको समझ आ गया, आपने फिगर्स देखी है। पार्टिकल्स वाइब्रेट इन देयर फिक्स पोजीशन। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सॉरी, ये लो देखो आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि पार्टिकल्स मूव नहीं करते, अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हैं सॉलिड्स के अंदर, ठीक है। और इन पार्टिकल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। इसी वजह से ये टाइटली पैक्ड होते हैं, ये एक दूसरे से दूर नहीं जाते सॉलिड्स के अंदर, ठीक है बेटा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड्स की, ये आपके जहन में होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद आता है लिक्विड्स। लिक्विड्स का ये सीन है बेटा कि इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इनका चेंज नहीं होता। अब ये ऐसे ही है, मसलन मैं एक बीकर लेता हूँ, बीकर 50 ml का, और इसमें 50 ml पानी डाल देता हूँ, ठीक है। तो बेटा अब बीकर के अंदर तो 50 ml पानी ही रहेगा ना, चाहे आप बीकर को इन्वर्ट कर दो, चाहे आप बीकर को कहीं और जगह ट्रांसफ़र कर दो, किसी और आप कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दो, पानी तो उतना ही रहेगा ना जितना हमने डाला था। ज़्यादा तो नहीं ना हो जाएगा जब तक कि हम लोग एक्सटर्नली उसमें कोई चीज़ डाल ना दें। तो इसलिए उसका वॉल्यूम सेम रहेगा। अलबत्ता आगे लिखा हुआ है बट नो डेफिनेट शेप। उसकी शेप डेफिनेट नहीं होती। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ, काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। मसलन मेरे पास एक ये कोनिकल फ्लास्क है, ठीक है, और एक मेरे पास ये है मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है, और एक मेरे पास है बीकर। बेटा आप इन सब में अगर आप पानी डालोगे जो कि एक लिक्विड है, इधर डाल लो, इधर डाल लो, इन सब में बेटा पानी की जो शेप है वो डिफरेंट होगी। इसलिए इस लिक्विड की शेप जो है वो डेफिनेट नहीं होती। इट डिपेंड्स ऑन द कंटेनर, ठीक है। आई होप ये आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं हम। आगे क्या कहता है,
देर आर सम स्पेसिस बिटवीन द पार्टिकल्स, सॉरी वो पॉइंट रह गया ऊपर, कंप्रेसिबल, लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल। इसकी एक आसान मैं आपको समझा देता हूँ। आप अगर आपके पास कोई जग है या टब पड़ा हुआ है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, आप उसको अपनी जो फिस्ट है उसके अंदर डालो, वो आराम से कंप्रेस हो जाएगा, यानी ये कंप्रेसिबल है, आसानी से कंप्रेस हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। आगे है देर आर सम स्पेसिस बिटवीन द पार्टिकल्स। ये लो बेटा, ये देखो, देर आर सम स्पेसिस बिटवीन द पार्टिकल्स। अच्छा, अब ये चीज़ नोट करनी है आपने कि स्पेसिस इतनी ज़्यादा नहीं है। मैंने अक्सर देखा है बच्चों को, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने अक्सर बच्चों को एक डायग्राम बनाते हुए देखा है, जब उनको कहा जाता है कि आप लिक्विड्स का स्ट्रक्चर बनाएं, यानी लिक्विड्स के अंदर पार्टिकल्स की कैसी अरेंजमेंट होती है, तो वो ऐसे बनाते हैं, ऐसे, ऐसे बना दिया, इतना। अब बेटा इनमें और इनमें क्या फ़र्क रह गया? ये गैस ही तो लग रहा है। चलो आप और सो करीब कर दो, ये लिक्विड हो गया। नहीं, ये लिक्विड नहीं है। आपने इसको मज़ीद करीब करना है, इसको मज़ीद करीब करना है, आपने इस तरह बनाना है इसको, इस तरह करके। ये होता है लिक्विड का स्ट्रक्चर। इनके दरमियान गैप इतना ज़्यादा नहीं होता जितना जितना अक्सर बच्चे जो हैं बना देते हैं। ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट जो है ना आपने लाजमी अपने जहन में रखना है। आपको पेपर में इसकी डायग्राम बनाने भी आ सकती है। आगे कह रहा है कि मॉडरेट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो इट्स अ वेरी इजी पॉइंट। मॉडरेट यानी मीडियम, इनका मैग्नीट्यूड जो है फोर्सेस का वो मीडियम है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना सॉलिड के अंदर होता है, और ना ही इतना वीक है इतना गैस में होता है। अच्छा, गैसेस में चलते हैं हम लोग। गैसेस भी बहुत मज़े का कॉन्सेप्ट है इनका। नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। आगे आता है कंप्रेसिबल। ये तो काफ़ी आसान है, आपको समझ आ गया होगा। आपने अगर लिक्विड की एग्जांपल सुनी है कि आप फिस्ट फिस्ट को डालो पानी के अंदर, तो वो आपकी फिस्ट जो है वो पानी को कंप्रेस कर लेगी आराम से। और लिक गैसेस में जैसा कि स्पेसिस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ये मज़ीद आसानी से कंप्रेस हो जाती है। आगे कहता है कि पार्टिकल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, आपको फिगर देख के समझ आ रहा होगा। पार्टिकल्स मूव फ्रीली, ये भी ऐसे ही है, यहाँ पार्टिकल्स मूव फ्रीली कर रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं। वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, बेटा ये भी याद रखना है आपने। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं लिक्विड्स की, गैसेस की और सॉलिड्स की। तो इस तरह हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है ना वो डन हो गया। अगला कह रहा है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर्स ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल सेपरेशन, अरेंजमेंट एंड मोशन। अच्छा बेटा, अगर आप गौर करोगे तो जिस तरह मैंने ये प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं सॉलिड्स की, लिक्विड्स की, तो इन सब में जो है ना ये दोनों पॉइंट्स एड्रेस हो रहे हैं। मसलन मैंने यहाँ पे लिख दिया कि पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, यानी पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टी है वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। पार्टिकल्स वाइब्रेट इन देयर फिक्स्ड पोजीशंस। तो आप समझ लो कि आपका ये दूसरा पॉइंट भी हो गया है। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये वाली जो डायग्राम है ना इसको ज़रूर देख लो एक दफ़ा फिर से, इसको ज़रूर अपने दिमाग में रखो, और आपको डायग्राम आ सकती है पेपर के अंदर। आगे है देयर इज़ अ नोट हेयर फॉर यू गाइस। ईज ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। गैस ज़्यादा कंप्रेस होती है, लिक्विड गैस से कम कंप्रेस होता है, सॉलिड से ज़्यादा होता है, और सॉलिड जो है सबसे कम कंप्रेस होता है। मोलिकुलर स्पेसिंग। गैस में सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में उससे भी कम होती है, सॉलिड में बिल्कुल भी नहीं होती है, बल्कि मज़ीद कम होती है। मेल्टिंग का मतलब है कि जब एक सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको मेल्टिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई आइस मेल्ट होती है तो हम कहते हैं कि मेल्टिंग हो रही है इस आइस की। ठीक है, तो आगे मैंने ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, तो ये इन टर्म्स ऑफ कनेटिक थ्योरी ऑफ पार्टिकल्स है, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन चेंजेस ऑफ स्टेट, यानी मेल्टिंग, बॉइलिंग, evaporating, फ्रीजिंग, कंडेंसिंग इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। राइट, तो काफ़ी आसान है बेटा। तो इस थ्योरी को यूज़ करते हुए मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं बेटा, ये याद होने चाहिए आपको। पहला पॉइंट है पार्टिकल्स गेन हीट एनर्जी। पार्टिकल्स गेन हीट एनर्जी, therefore their kinetic energy increases, right? Then eventually the particles gain enough energy to overcome the intermolecular forces holding them। बेटा ये जो तीन पॉइंट्स हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद होने चाहिए तीन पॉइंट्स। ये तीन पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा,
वेरी इंपॉर्टेंटली बेटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं इसको आगे भी बार बार रिपीट करता रहूँगा। ये है, द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन द स्टेट इज चेंजिंग। जब सॉलिड से गैस, सॉलिड से लिक्विड हो रहा होता है, लिक्विड से गैस हो रहा होता है, तो टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, इसी तरह। ठीक है बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है इसको। आगे है, सॉलिड्स हैविंग स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट। आपको तो बेटा समझ आ रहा होगा ना, देखो ना, जिनके पास, जिनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो उनको वीक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, जिसकी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, उनको ज़्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ती है। आगे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है भी, ये भी आप याद रख लो, इसका भी एक क्वेश्चन आ सकता है। मेल्टिंग पॉइंट इज़ द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड इज चेंज टू लिक्विड। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये याद रखिए, रख लेना आप। इससे आगे आता है बॉइलिंग। ये भी मेल्टिंग के ऑपोजिट है, इसमें लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है सब्सटेंस जो है। इनमें यही होता है कि पार्टिकल की हीट एनर्जी, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस ड्यू टू गेन इन हीट एनर्जी, एंड इवेंचुअली द पार्टिकल्स गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होल्डिंग देम। अब बेटा, जो उनके दरमियान फोर्सेस होती हैं ना, तो जब पार्टिकल्स में इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो उनको ओवरकम कर लें, उनको कैंसिल आउट कर लें, उनसे ज़्यादा पावरफुल हो जाएं, तो वो उन फोर्सेस को कट ऑफ कर देती हैं और एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। आपको आई होप ये समझ आ रहा होगा कि बेटा, मैं फिर बता देता हूँ आपको। ये देखो, ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इनके दरमियाना इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। अब ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, अब ये गैस हो गया, इनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हो गई हैं क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया है, और वीक हुई हैं तो इसलिए डिस्टेंस बढ़ा है। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा आप लोग। आई होप इससे आपको मज़ीद क्लैरिफिकेशन हो गई होगी। तो आगे चलते हैं। तो देखो बेटा, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं दोबारा इसको रिपीट करूँगा, तो ये मैंने दोबारा रिपीट कर दिया कि द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन द स्टेट इज चेंजिंग। ये आपको एक एमसीक्यू भी आ सकता है, और पेपर 2 के अंदर थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। इससे आगे आता है एक और की डेफिनेशन है, ये भी बेटा आप अपने जहन में रखिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड इज चेंज टू गैस। नेक्स्ट इज इवेपोरेशन। अच्छा बेटा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है इवेपोरेशन का, भी बहुत मज़े का कॉन्सेप्ट है इसका। इट अकर्स एट द सरफेस ऑफ लिक्विड्स, एट द सरफेस ऑफ लिक्विड। अब देखो, मेरे पास एक बीकर है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड की सरफेस है, ठीक है। अब इवेपोरेशन सिर्फ यहीं पे टेक प्लेस होती है जब ये पानी का लेवल नीचे होता है। जब इवेपोरेशन हो जाती है तो फिर अब सरफेस ये हो गई है, अब यहाँ पे टेक प्लेस करेगी, ठीक है। तो आगे आप पढ़ो, पार्टिकल्स एट द सरफेस एब्जॉर्ब्स द हीट एनर्जी एंड ओवरकम द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, हेंस दे एस्केप। बेटा, यहाँ से जो है ना, पार्टिकल्स एस्केप करते हैं, पार्टिकल्स एस्केप कर रहे हैं, तभी तो लेवल नीचे जा रहा है पानी का, वो गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू गैस। द लिक्विड पार्टिकल्स आर कन्वर्टेड इनटू गैस, देयरफॉर द लेवल ऑफ लिक्विड इज फॉलिंग डाउन, राइट। तो आपने इसको याद रखना है, मैंने आपको मज़ीद क्लैरिफाई कर दिया एग्जांपल देके। आगे चलते हैं। अच्छा बेटा, एक यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। ये आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये पॉइंट है सारा। There is not a specific temperature for evaporation to take place, unlike melting and boiling, right? अब बेटा, जिस तरह हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से कि जो पानी का मेल्टिंग पॉइंट होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये फिक्स्ड है।
प्योर वाटर का फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस है। बट इवेपोरेशन का कोई फिक्स्ड टेम्परेचर नहीं होता, ये किसी भी टेम्परेचर में हो सकती है। ठीक है। इसी तरह आगे कॉन्सेप्ट आता है फ्रीजिंग का। फ्रीजिंग में होता है कि लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है। हम लोग पानी को फ्रीज करते हैं तभी तो वो बर्फ़ में कन्वर्ट होता है। तो आगे बढ़ते हैं। द पार्टिकल्स लूज काइनेटिक एनर्जी एज हीट इज रिमूव्ड। अच्छा बेटा, मैं आपको समझाता हूँ ये देखो ज़रा। ये लिक्विड है, अभी इनके पास काइनेटिक एनर्जी है, ये लोग फिर रहे हैं फ्रीली, कोई मसला नहीं है। अब हमने इनमें से हीट को रिमूव किया। हीट रिमूव इसलिए किया क्योंकि हीट की वजह से ही तो काइनेटिक एनर्जी इफेक्ट होती है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना। तो इसलिए हमने हीट को रिमूव किया। इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना बेटा, आप ख़त्म होने लग जाएगी। और ये आहिस्ता आहिस्ता अपने एक दूसरे के पास आते रहेंगे आते रहेंगे। ठीक है। तो इस तरह ट्रांजिशन होती है इनकी। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। काफ़ी इजी चैप्टर है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, समझ आ जाएगा आपको। पार्टिकल्स कम टुगेदर, जो कि मैंने भी आपको बताया है। आगे है, अगेन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ। द टेम्परेचर मीन्स कॉन्स्टेंट व्हेन द स्टेट इज चेंजिंग। स्टेट का मतलब ये है कि मैं आपको एक दफ़ा फिर बताता हूँ। स्टेट का मतलब ये है आइदर सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस और गैस टू सॉलिड, या वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है कि गैस टू सॉलिड, अगर गैस टू सॉलिड है तो सॉलिड टू गैस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब है वाइस वर्सा का। आगे कंडेंसिंग। कंडेंसिंग का मतलब है गैस से लिक्विड में जाना। द पार्टिकल्स लूज काइनेटिक एनर्जी एज हीट इज रिमूव्ड। ये सेम लॉजिक है जो मैंने अभी आपको आगे इवेपोरेशन में पढ़ाई थी। सॉरी, ये फ्रीजिंग में पढ़ाई थी मैंने आपको। ये सेम लॉजिक है, इन दोनों की सेम लॉजिक। और अगेन मैंने ये जो पॉइंट है ये दोबारा मैं नोट कर दिया है। द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन द स्टेट इज चेंजिंग। अब बेटा, ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया ना, ये वाला, ये जो मैं कब से आपको बताई जा रहा हूँ, ये वाला पॉइंट, एक मिनट, ये मैं कब से आपको पॉइंट बता रहा हूँ। इसकी जो इम्पोर्टेंस है ना, आपको आगे जाके समझ आएगी, बस कुछ ही देर बाद। अच्छा बेटा, ये देख लो आप, ये समरी है कि मेल्टिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसिंग, इवेपोरेटिंग और बॉइलिंग का क्या मतलब है। तो ये आप याद करने के लिए देख लेना इस डायग्राम को। ये लो बेटा, यहाँ पे आपको वो पॉइंट काम आएगा जो मैंने कहा था कि जब स्टेट चेंज हो रही होती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अब ये देखो, ये कूलिंग कर्व है, ये कूलिंग कर्व है। पहले गैस है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है। कंडेंसेशन टेक प्लेस, कंडेंसेशन इज टेकिंग प्लेस, कंडेंसेशन हो रही है। कंडेंसेशन होते हुए बेटा ये देखो, टेम्परेचर जो है ये कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसी तरह जब यहाँ फ्रीजिंग हो रही है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो बेटा इधर भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, इधर भी टेम्परेचर कांस्टेंट है। और यही लॉजिक आप यहाँ पे लगा लो हीटिंग कर्व के अंदर, कि जब सॉलिड से लिक्विड में जब जाते हैं तो मेल्टिंग होती है, तो मेल्टिंग में भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, बॉइलिंग में भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा बेटा, जो ये स्टेट होती है ना, ये वाली स्टेट, इसमें लिक्विड भी होता है और गैस पार्टिकल्स दोनों होते हैं इस एरिया के अंदर। मैं आपको मज़ीद बता देता हूँ। इस एरिया के अंदर आपको सॉलिड भी मिलेगा और एक, उप्स, ठीक है, हो गया, सॉलिड भी मिलेगा एंड
एंड लिक्विड भी मिलेगा आपको यहाँ पे। और आप ये चीज़ जो है ना इस जगह भी अप्लाई कर सकते हो कि इस जगह आपको लिक्विड भी मिलेगा, सॉलिड भी मिलेगा, और इस जगह आपको गैस भी मिलेगी और लिक्विड भी मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे है डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन चेंजेस ऑफ स्टेट। ये आपको समझ आ गया होगा, मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। आगे है इंटरप्रेट एंड एक्सप्लेन हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। ठीक है बेटा, ये जो लिखा हुआ है ना काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, जब मैंने आपको मेल्टिंग पढ़ाया था, कंडेंसेशन पढ़ाई थी, अ, इसके अलावा मैंने आपको बॉइलिंग मेल्टिंग पढ़ाया था जब, तो उस सब में जो पॉइंट्स थे ना, तो वो जो मैंने लिखे थे, तो वो सब काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के ही हिसाब से लिखे थे। अच्छा बच्चों, अगर आप लोगों में से कोई भी कंफ्यूज हो रहा है कि जो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी है ये क्या चीज़ है, तो आल्दो मैंने आपको इनडायरेक्टली मैं पढ़ा चुका हूँ, यानी मैंने आपको ये बताया है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग वगैरह में काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के टर्म्स में कैसे एक्सप्लेन करना है हमने इन सबको। बट मैं आपको फिर भी जनरली मैं आपको बता देता हूँ कि काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी जो है ना, ये पार्टिकल्स को स्टडी करने के लिए थ्योरी है। ये स्टेट करती है कि जो मसलन अगर आप गैस को ले लो, कि गैस जो है वो गैस कंप्राइजेज ऑफ वेरियस डिफरेंट पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स होते हैं जो कि कंटिन्यूस रैंडम मोशन में होते हैं। इस तरह करके ये जो थ्योरी है मज़ीद जो प्रॉपर्टीज़ है वो बताती है। मसलन कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो आप इन समरी आप समझ लो कि काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी डील्स विद द पार्टिकल्स, विद द प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल्स, विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे है कि डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी द इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द वॉल्यूम ऑफ अ गैस। अच्छा जी, तो बेटा ये मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बहुत इजी है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वॉल्यूम। टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे वॉल्यूम इंक्रीज होगा। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। आप इसको अगर विजुअलाइज करोगे तो आपके लिए इसको याद करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। आई होप ये विजुअलाइजेशन के लिए आपके लिए काफ़ी होगी कि अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक गैस सिरिंज है। ठीक है, इसके अंदर गैस है। ये पिस्टन है, यहाँ पे गैस फिल हुई भी है। अब हम इसको हीट करेंगे। ठीक है, हीट। अब बेटा आप खुद अब विजुअलाइज करो। हीट करेंगे क्या होगा? अगर ये गैस एक्सपैंड नहीं करेगी तो फटेगी ना। अगर गैस एक्सपैंड नहीं करेगी, अगर ये इसका जो पिस्टन है ये पीछे की तरफ मूव नहीं होगा, तो यहाँ प्रेशर बिल्डअप होगा। क्योंकि 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 हीट की वजह से जो वॉल्यूम के पार्टिकल्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेंगे, वो तेजी से बॉल के साथ कोलिजन करेंगे, जिनकी वजह से प्रेशर बढ़ेगा तो ये सिरिंज जो है फट जाएगी। बट ये जो इसका पिस्टन है ये कहीं पर रिस्ट्रिक्ट नहीं है। ठीक है, इसलिए ये पीछे चले जाएगा ताकि प्रेशर को कम किया जाए, प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए। तो इसलिए आप आई होप कि अगर आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा मेरा, तो इसलिए जो है ना जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, ताकि प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए। प्रेशर ज़्यादा हो गया तो फिर स्ट्रेंज ही फट जाएगी। और फिर आगे आप ये पॉइंट लिखते हो कि मैंने लिखा हुआ है एंड वाइस वर्सा, यानी इसको उल्टा भी कर सकते हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो फिर टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। आगे है गैस पार्टिकल्स गेन काइनेटिक एनर्जी व्हेन हीटेड, हेंस दे हिट द वॉल ऑफ कंटेनर फ्रीक्वेंटली, और जिसकी वजह से जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। और इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वॉल्यूम ये भी बड़ा आसान है, मैं आपको फिर से इसको विजुअलाइज करके बताता हूँ ताकि आपको आसान हो। अच्छा, पहले आप स्टेटमेंट पढ़ लो। स्टेटमेंट स्टेटमेंट ये है कि प्रेशर इंक्रीजेज वॉल्यूम डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा, यानी वॉल्यूम डिक्रीज होगा प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज होगा वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, वाइस वर्सा कर सकते हैं इसको।
मैं आपको विजुलाइज करवाता हूँ। ओ सॉरी, ये गैस सिलेंडर है मेरे पास, इसका पिस्टन अभी यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे गैस भरी हुई है सारी। मेरे पास दूसरी एक सिरिंज है, इसका पिस्टन थोड़ा आगे तक गया हुआ है। और ये देखो बेटा, अब इन दोनों में सबसे ज़्यादा कहाँ प्रेशर होगा? विजुलाइज करो, विजुलाइज, इधर ही प्रेशर होगा ना। अगर आप विजुलाइज करने में कामयाब हो गए हो तो आपको समझ आ गया होगा कि इधर ही जो है ना प्रेशर सबसे ज़्यादा है, इधर प्रेशर कम है, ठीक है। तो इस तरह विजुलाइज करके भी जो है ना आप चीज़ों को याद रख सकते हो। केमिस्ट्री वैसे भी बेटा रियलिटी बेस्ड सब्जेक्ट ही है, तो यानी आप एलिमेंट्स पढ़ते हो, नेचर के लॉस पढ़ते हो, तो इंशाल्लाह आसानी होगी आपको याद करने में इसको। और आगे आप स्टेटमेंट पढ़ लो, गैस पार्टिकल्स हैव सेम स्पीड, ठीक है। सेम स्पीड इसलिए है क्योंकि कोई टेम्परेचर हम लोग दे नहीं रहे, कोई हीट हम लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे, टेम्परेचर कांस्टेंट है। यहाँ पे प्रेशर एंड वॉल्यूम आ जाए ना, कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द वॉल्यूम, तो आप हम ये एज्यूम करते हैं कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखा गया है। इसी तरह यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे ये लिखा हुआ आ जाए कि टेम्परेचर, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वॉल्यूम, तो हम यहाँ एज्यूम करते हैं कि जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रखा गया है। तो बेटा ये तीन चीज़ें हैं ना, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये आपस में बहुत रिलेट करती हैं, ठीक है। आगे है गैस पार्टिकल्स हैव सेम स्पीड, और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर इंक्रीज होता है यानी कंप्रेशन होती है, हम लोग गैस को कंप्रेस करते हैं जिसकी वजह से वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ये देखो यहाँ मैंने कंप्रेशन की थी, कंप्रेशन, इधर कंप्रेशन की थी मैंने। अच्छा, आगे अगला कॉन्सेप्ट आता है डिफ्यूजन का। बेटा ये लास्ट टॉपिक है, तो और ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। सबसे पहले बेटा आपको ना ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए, बहुत इजी डेफिनेशन है। स्प्रेडिंग ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है ना मैं आपको बता देता हूँ कि पार्टिकल्स जो है ना आर इन कंटिन्यूस रैंडम मोशन, और ये है एक स्टेटमेंट है कनेटिक थ्योरी ऑफ पार्टिकल की। और ये भी कनेटिक पार्टिकल थ्योरी की ही एक स्टेटमेंट है कि दे द पार्टिकल्स कोलाइड विथ ईच अदर एंड द वॉल्स ऑफ कंटेनर, एक कोलाइड करते हैं, और फिर टाइम गुजरने के साथ साथ ओवर टाइम दीज रैंडम मूवमेंट्स कॉज द पार्टिकल्स टू मिक्स इवनली। अब बेटा मेरे पास एक एग्जांपल है, ये आप देखो। पहले हमने ब्रोमीन के फ्यूम्स जो है आपको सिर्फ यहीं पे नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, सिर्फ इस जगह पे हमने इस फ्लास्क को छोड़ दिया। कुछ टाइम बाद जो है ना ये जो पार्टिकल्स हैं, ये होता है हायर कंसनट्रेशन, ये होता है एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन, यहाँ पे ज़्यादा एटम्स हैं ब्रोमीन के। ये है एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन, यहाँ पे कम पार्टिकल्स हैं ब्रोमीन के। इसीलिए हमने क्या पढ़ा था डिफ्यूजन को, कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन, तो ऐसा ही हुआ है। तो ये जो है ना डिफ्यूजन टेक प्लेस हुई है यहाँ पे। अच्छा बेटा, ये जो मोलिकुलर मैस होता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है रेट ऑफ डिफ्यूजन को। अगर मैं आपको रेट ऑफ डिफ्यूजन समझा दूँ, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ये होता है कि पर यूनिट टाइम में, एक सेकंड में कितने पार्टिकल्स जो है ना एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन से एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन में जा रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास ये दो कंपाउंड्स हैं, एक ये और एक ये है ACl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है अमोनिया NH3। मोलिकुलर मास ऑफ ACl क्या है? 36.5, ये आपको नज़र आ रहा है। मोलिकुलर मास ऑफ अमोनिया क्या है? 17। जिसका बेटा मास कम है, यानी आप उसको कह लो कि वज़न कम है, मास कम है, तो ये ज़्यादा आसानी से जो है वो जा सकता है, उसकी मूवमेंट हो सकती है, क्योंकि इसका वज़न कम है, इसका मास कम है। इसलिए आपने ये देखा कि जो क्लाउड है वो इसके पास खड़ा हुआ है, इसके पास बना है। वो इसलिए बना है क्योंकि अमोनिया, जिसका मास सबसे कम था, 17 था, वो आसानी से और पर सेकंड ज़्यादा पार्टिकल्स जो हैं उसके जा सके हैं आगे। इसकी मूवमेंट ज़्यादा स्विफ्ट थी, ज़्यादा तेज़ थी, क्योंकि इसका मास कम था। इसलिए इसने ये जल्दी से वहाँ पहुँच गया, बहुत जल्दी पहुँच गया। अब इसका वज़न इतना ज़्यादा था तो ये आराम आराम से वहाँ पहुँच रहा था, तो इसलिए जो क्लाउड है ये इस तरफ बना है।
यहाँ पे मैथ्स ज़्यादा है। मैं अगर फिर रिपीट कर दूँ तो आसानी हो जाएगी आप लोगों को समझने के लिए। मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ कि अमोनिया का मैथ्स सबसे कम है। मैथ्स ऑफ अमोनिया इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू द मैथ्स ऑफ HCl। इसलिए इसके पार्टिकल्स जो हैं आसानी से, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है, इन्होंने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। फॉर एग्जाम्पल आप इसको 12 मीटर कह लो, ये तो बहुत ज़्यादा है बट मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाह रहा हूँ। आप इसको 12 मीटर कह लो। अब एशियल के जो पार्टिकल्स थे इनका मैस इतना ज़्यादा था, इतनी बल्क बल्क थे, बल्कि थे, इतना वेट था इनका कि ये आहिस्ता आहिस्ता आगे गए हैं और इनकी मूवमेंट इतनी तेज़ नहीं थी, इसलिए बहुत कम डिस्टेंस कवर कर पाए हैं। आप कह लो ये 2 मीटर्स हैं। ठीक है, तो बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बहुत से सवाल आते हैं एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा और इस तरह बेटा हमारा ये जो चैप्टर ये कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको ये सारा चैप्टर जो है वो समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट्स में अपने कन्फ्यूजन जो है मुझे बता दें, शेयर करें मेरे से सवाल पूछ लें, अगर आप लोग को सवाल पूछने हैं। और बेटा अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशन है कि मैं अपने कंटेंट को, अपनी वीडियोस को, अपने लेक्चर्स को कैसे बेहतर बना सकता हूँ, तो प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। और दूसरा बेटा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको इस वीडियो से भरपूर फ़ायदा हुआ है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और प्लीज़ बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।